स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं देवेश वर्मा लेकर आ गया एक फिर नई वीडियो आपके लिए किरण मैथमेटिक्स 11,500 की। तो बात करते हैं किरण मैथमेटिक्स 11,500। तो जो लोग नहीं जानते वो समझें कि किरण मैथ्स 11,500 क्या है ये। तो जो लोग परिचित नहीं है वो जाने, ये किरण मैथमेटिक्स 11,500 एक टाइटल है, एक किताब है किरण पब्लिकेशन की। और इसमें 11,500 क्वेश्चंस हैं, जिसमें इसकी मैथ के क्वेश्चन का कलेक्शन है। और बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो एसएससी के जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं उनमें आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन है। प्रीवियस ईयर का 2011 से 2022 तक के सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको इस बुक के अंदर। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी के थ्रू किसी एग्जाम की, तो बेहद जरूरी है कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें, समझ लें किस तरह से आए हुए हैं, किस तरह के वेरिएंट हैं और क्या उनमें बदलाव हैं। क्योंकि एसएससी में क्या है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो वो सारी चीजें आप समझ लेंगे पहले, तो एग्जाम देने में आपको आसानी होगी। या फिर आप तैयारी कर रहे हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट की और अपने गणित को, मैथ को बेहतर करना चाहते हैं, तो भी बेहद जरूरी है कि आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें, जिससे कि आपका मैथ्स और अच्छा हो। तो यहाँ मिलता है बुक के अंदर आपको क्वेश्चन का कलेक्शन, और हमारे एप्लीकेशन में मिलने वाला है आपको उन कलेक्शन का बेहद शानदार सॉल्यूशन। तो हम लोग इन 11,500 के पूरे 500 क्वेश्चन आपको करने वाले हैं सॉल्व। और उसमें क्या होगा, दोनों चीजें रहेंगी, हम लोग बेसिक लेके चलेंगे प्लस उसका ट्रिक लेके चलेंगे कि किस तरह कम समय में आप जल्दी उसको कर पाए। इस कोर्स में आज हमारी क्लास नई शुरू हो रही है, वो है रेशो यानी अनुपात एवं समानुपात। तो यहाँ जुड़िए हमारे साथ, देखिए समझिए। और ये कोर्स हमारा हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। फीस है मात्र 999 रुपए। तो आप इसको हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं और हमारे साथ इस पूरी सीरीज में जुड़ सकते हैं। लिंक एप्लीकेशन का वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में मिलेगा। इसके अलावा ये नंबर यहाँ व्हाट्सअप आप छोड़ सकते हैं या नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी और पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पाएगी। तो चलिए बात करते हैं क्या टॉपिक है हमारा आज। आज हमारा टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इस टॉपिक से हम लोग बात शुरू करेंगे और इसके बारे में जानते हैं कुछ बातें। ठीक है, तो चलिए टॉपिक हुआ हमारा अनुपात एवं समानुपात। तो पहले मैं टॉपिक शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आपने नहीं पढ़ा ये टॉपिक, तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए जिससे क्वेश्चन में आपको आसानी हो जाए। तो बात करते हैं रेशो। रेशो क्या है? रेशो का जो निशान होता है ये दो डॉट यानी दो बिंदी होती हैं। ठीक है, क्या काम करता है ये, वो चीज समझे। रेशो का जो निशान है एक्चुअल में ये काम करेगा डिवाइड के जैसा। ठीक है, या ए अपॉन बी, भिन्न के जैसा। तो जो ए अनुपात बी या ए अपॉन बी या ए डिवाइड बी, एक ही बात है, इसको किसी भी तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। क्या करता है ये रेशो? ये रेशो काम करता है तुलना करने का, ये तुलना करता है, कंपैरिजन करता है। ये चीजों को कंपेयर करने काम आता है, तुलना करता है। आखिर कैसे तुलना करेगा ये? दो या अधिक, दो या अधिक समान राशि, दो या अधिक समान राशियों की तुलना करेगा और ये बताएगा एक राशि दूसरी राशि की तुलना में कितने गुना ज्यादा या कितने गुना कम है। ठीक है, तो ये तुलना करेगा दो या दो से अधिक राशियों की। उदाहरण के लिए राम की लंबाई, श्याम की लंबाई, राम की इनकम, श्याम की इनकम, ए की उम्र, बी की उम्र। तो ये अनुपात ना समान राशियों का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि राम की उम्र कितनी है और श्याम की लंबाई कितनी है, तो किसी की उम्र में और किसी की लंबाई में कोई तुलना नहीं होगी, कोई अनुपात नहीं बनेगा। तो अनुपात बनाने के लिए जरूरी है कि वो राशियां जो भी हों आपस में कैसी हों, वो आपस में समान राशियां होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात यह है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, मान लेते हैं राम की इनकम है 500 रुपया और श्याम की इनकम है 1500 रुपया।
तो अब मैं चाहता हूं कि राम और श्याम में रेशो मिल जाए मुझे। तो राम और श्याम का रेशो मतलब यह है राम बटे श्याम, मतलब यह है 500 रुपया बटे 1500 रुपया। अब चूंकि इनका अनुपात बनाएंगे ना, तो पहले रुपए से तो रुपया ही कट जाएगा, रुपए से रुपया। 500 से एक बार, 500 से 3 बार, मतलब आप कहेंगे साहब 1/3, और 1/3 मतलब आप कहेंगे 1:3। तो ये अनुपात आ गया किसमें, राम और श्याम की इनकम में। रेशियो क्या है, 1:3। तो राम अगर 1 रुपये कमाएगा तो श्याम 3 रुपये कमाएगा, राम अगर 100 कमाएगा श्याम 300 कमाएगा, राम अगर 1000 कमाएगा तो श्याम 3000 रुपये कमाने वाला है। तो ये हो गया इनका रेशो। अब एक बात बताइए, अनुपात भी तो एक भिन्न है, P बट्टे क्यू, ए अनुपात बी या ए बट्टे बी, तो भिन्न। और भिन्न की फ्रैक्शन की खास बात ये होती है, फ्रैक्शन के दोनों पदों में अगर समान संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे 1:3 है, इसमें एक काम करते हैं, इसमें 2 से गुणा कर दो, एक नया अनुपात मिल जाएगा। तो इसमें 2 से गुणा करो, जैसे 1:3 तो है ही है, 1:3। इसमें 2 से गुणा किया तो हो गया 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, एक नया रेशो मिला। और ये दोनों रेशो आपस में कैसे होंगे, बराबर ही होंगे। क्यों, क्योंकि देखो 1 और 3 तो 3 गुना, और 2 और 6, 2 का 3 गुना ही तो 6 होता है। तो ये दो रेशो हैं, और दोनों रेशो आपस में कैसे हैं, दोनों रेशो आपस में समान है, बराबर हैं। और अगर दोनों रेशो आपस में बराबर हैं, समान हैं, तो आप इन्हें कहेंगे समानुपात। ठीक है। तो जिस तरह अनुपात का निशान है 2 बिंदी, उसी तरह समानुपात का निशान होता है 4 बिंदी। ठीक। और ये समझना है आपको कि इनके बीच में कैसा रिलेशन काम करता है। तो जैसे आप बीच में चाहो तो ये 4 बिंदी लगाओ या बराबर का निशान लगाओ, दोनों बातें एक ही हैं। जैसे मैंने कहा कि अनुपात का निशान लगाओ या ए बट्टे बी फ्रैक्शन लगाओ, दोनों बातें एक ही हैं। ऐसे ही ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी लिखो, या ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी लिखो, दोनों बातें आपस में एक ही हैं। इसलिए आप चाहे तो बीच में बराबर का निशान लगा दें, चाहे तो आप 4 डॉट लगा दें, एक ही बात है, इनमें कोई फर्क नहीं होगा। तो इन दोनों को कहते हैं मध्य पद। बीच वाले जो दोनों हैं उन्हें कहेंगे मध्य पद यानी मीन। और ये जो बाहर वाले हैं इन्हें कहेंगे बाह्य पद, भाई बाहर के हैं तो इन्हें कहेंगे बाह्य पद यानी एक्सट्रीम। और इनके बीच में रिलेशन ये होता है, फॉर्मूला ये होता है कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। चाहे तो चेक करें, मध्य पदों का गुणनफल यानी हम बीच की दो संख्या गुणा करते हैं, 3:3 × 2, और बाहर वाले पद हैं 1 6, हमने इनका गुणा किया, और ये आपस में कैसे होंगे, बराबर 6 बराबर 6। ठीक है। मतलब कि अनुपात क्या करता है, तुलना दो या दो से अधिक समान राशियों की। ऐसे ही समानुपात क्या करता है, तुलना ये भी करता है किसकी, दो या दो से अधिक समान अनुपातों की। और ये बताता है कि ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है। ठीक है। तो ये समानुपात और ये अनुपात। तो जो चैप्टर का नाम है अनुपात एवं समानुपात, तो पहले उसका मतलब समझा कि अनुपात का मतलब क्या है और समानुपात का मतलब क्या है। तो ये तो चैप्टर का जो नाम है उस नाम का मतलब हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें आगे की। चलिए, तो अब इसमें देखें हम आगे, तो छोटी सी एक दो बातें और हैं वो समझे। जैसे हमने लिखा ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो हम ऐसे लिखें, या आपसे कहा था कि अनुपात का निशान समानुपात का निशान ना बराबर के जैसा काम करता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। या फिर हम जानते हैं कि अनुपात का जो निशान है इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी आप इसे लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर सी बटे डी। एक ही बात है, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, तीनों बातें एक ही हैं। या ऐसा करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर इसको इधर, तो जब इसको इधर लोगे ये होगा AD और बराबर होगा BC। मतलब कि
आपस में। ये तो ये लिखने के तरीके हैं, और चारों का मतलब एक ही है, चारों बातें एक सी हैं। और फाइनली आप देखो, फाइनली क्या हुआ, फाइनली इसमें ये हुआ कि ए इंटू डी। अब ए डी कौन है, ए डी तो यही है ना बाहर वाले, और बी सी, बी सी कौन है, बीच वाले। तो फाइनली यही फॉर्मूला आ गया ना जो हम बात कर रहे थे कि मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। जो अभी बात हुई थी, ये रिलेशन बन गया। ठीक है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया। तो ये सारी बातें आपस में एक सी हैं, लिखने का तरीका अलग है। तो ये तो हुआ आपका जो चैप्टर है उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन, कि ये जो चैप्टर है उसका नाम अनुपात समानुपात है, उस चैप्टर का मतलब क्या है उसके नाम का। तो ये बातें हमने यहाँ पर सीखी। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में आगे के बारे में। ठीक है, चलिए तो कुछ बातें छोटी छोटी और लेके चलेंगे। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमें सबसे पहली बात जो सीखनी है वो है अनुपातों को जोड़ना। सबसे पहले जरूरत इसी की पड़ने वाली है। तो हम लोग अनुपातों को जोड़ के चलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल लिखने वाले हैं। जैसे हमने कहा ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 4:7, और आपसे पूछा एबीसी का रेशो क्या है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये चीज चेक करनी है, इन दोनों में देखिए दो रेशो आपको दिए और उनको मिला के एक करना है, तभी संभव है जब दोनों में कुछ कॉमन हो। अगर कॉमन ही नहीं है तो रेशो जुड़ेगा ही नहीं। मतलब अगर हम लिख दें ए बी और यहाँ लिख दें सी डी, कॉमन नहीं कुछ होगा तो नहीं चलेगा। तो कैसे इसको जोड़ेंगे, पहले देखो कॉमन कौन है। इसमें है कॉमन यहाँ पर 12 बी, और इसमें भी बी, दोनों में बी कॉमन है। अब इसमें बी की वैल्यू कितनी है, 4, इसमें भी कितनी है, 4। ये बहुत अच्छी बात है कि बी ही कॉमन है और उसकी वैल्यू भी बराबर है। तो हमें कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देना है। यानी ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, और सी का वैल्यू 7, और ये हो गया आपका रेशो। एबीसी का अनुपात 3:4:7। तो अगर मान लीजिए बी कॉमन है और बी की वैल्यू भी बराबर है, तो ये तो हमारे लिए आसान है, हमें कोई एक्स्ट्रा इसमें एक्टिविटी नहीं करनी है, सीधे जोड़ दिया जाएगा। लेकिन दिक्कत तब है जब वैल्यू बराबर ना हो, वैल्यू बराबर ना हो। अब वैल्यू बराबर ना हो तो उसको किस तरह से जोड़ा जाएगा, उसके बारे में कुछ बातें हमें जाननी है। तो जैसे एक बात ये खत्म होती है, दूसरी बात की बात करते हैं। जैसे हम लिखते हैं ए बी 2-3, बी सी 6-5। अब हम जानना चाहते हैं कि एबीसी का रेशियो क्या है। अब इसमें अगर एबीसी का रेशियो आपको निकालना है तो यहाँ क्या होता है भाई, इसमें भी इसमें दोनों में कॉमन कौन है, तो दोनों में बी यहाँ भी मिल रहा है और बी यहाँ। आप देखो दोनों में बी कॉमन है, लेकिन दोनों में बी कॉमन है, लेकिन क्या इनकी वैल्यू आपस में बराबर है। अगर बराबर है ठीक है, नहीं है तो बराबर करनी पड़ेगी। तो हमने देखा बी की वैल्यू यहाँ पर आती है 3 और बी की वैल्यू यहाँ पर आती है 6, बराबर। तो बराबर नहीं है तो क्या किया जाना चाहिए, एक तरीका आपने सुना होगा, उल्टा एन लगाते हैं इसमें लोग। जैसे एबीसीडी में एन आता है, इस एन को पानी में देखें ऐसा दिखेगा, तो इसे कहते हैं उल्टा एन। और इसका प्रयोग करके रेशो जोड़ा जा सकता है। मतलब कि आप इस उल्टे एन को यहां लगाइए, इस उल्टे एन को यहां लगाइए। अब जहां जहां ये लाइन चल रही है वहां मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का 2 में 6 दूनी 12, 6 का 3 में 6 तिया 18, 5 का 3 में 5 तिया 15। ये एबीसी का रेशो आ गया। ठीक है, अगर कोई नंबर ऐसा है कट सकता है तो उसे काट भी दीजिए। जैसे आप इसे 3 से काट सकते हैं, कितनी बार, 4 बार, 3 से 6 बार, 3 से 5 बार। तो एबीसी का जो रेशो आया वो आया 4, 6, 5। लेकिन शर्त यह है कि उल्टा एन केवल तभी चलता है जब रेशो जिस पे खत्म हो उस पे शुरू हो। बी पे खत्म और बी पे शुरू, तो इसमें उल्टा एन चल जाएगा, अन्यथा ये उल्टा एन भी आपकी मदद नहीं करेगा। तो अगर आप सवाल उल्टे एन से करते भी हैं तो ये तो आपको पता ही होगा कि उल्टा एन कब चलेगा, केवल तब चलेगा जब रेशियो जिस पे खत्म है उस पे शुरू हो। बी पे खत्म है, बी पे शुरू है, तो उल्टा एन चलेगा, और तो आपका रेशियो आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि रेशो ऐसा ही मिले।
तो ऐसी स्थिति में आपको बिना इस उल्टे एन के भी सवाल करने होंगे। तो इसलिए उल्टे एन से कोई बहुत उम्मीद है तो रख नहीं सकते आप, क्योंकि हर जगह नहीं चलेगा। तो बात करते हैं कि जब हम इसके बिना करें, तो इसके बिना करें तो फिर तो बहुत आसान है, जो मैंने पहले बताया वही फिर से बताऊंगा। उल्टे एन की अपनी रेंज है, उसके बाद ये उल्टा एन काम नहीं करता। तो अन्यथा की स्थिति में इसी सवाल को लेते हैं, जैसे ए बी 2 3, बी सी 6 5, आपको चाहिए एबीसी। तो अब ये बताओ इस सवाल में आपकी प्रॉब्लम क्या है। हमारी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि इसमें जो कॉमन है वो बराबर नहीं है। जैसे इसमें कॉमन कौन है, बी और बी, दोनों में बी कॉमन है, और प्रॉब्लम ये है कि बी दोनों में बराबर नहीं है। होता तो हम सीधे कॉपी कर देते। तो देखते हैं इसमें बी कितना है, 3, इसमें 6, तो इस वाले में 2 से गुणा कर देते हैं ना भाई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब सही है, इसमें भी बी 6 हो गया, इसमें बी 6 है ही, तो हमारी प्रॉब्लम दूर हो गई, बस रेशो आ गया। देखो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 4, बी की वैल्यू तो 6 है ही अब तो, और सी की वैल्यू कितनी, 5, और ये बन गया एबीसी का रेशो। तो ये जो तरीका है ना बैलेंस करने वाला, ये उल्टे एन की अपेक्षा आपके रेंज ज्यादा काम करेगा, मतलब लगभग हर सवाल को ये कंप्लीट करेगा, खत्म करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए तैयार रहिए कि जरूरी नहीं कि उल्टा एन ही लगाएं, आप इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा मान लेते हैं हमने लिया ए सी 2 5, हमने लिया बी सी 3 4, अब मुझे चाहिए इसमें रेशो किसका, ए बी सी का। तो उल्टा एन तो भूल ही जाओ, उल्टा एन तो केवल तब चलता ना जब बी पे खत्म बी पे शुरू होता, तो ए बी सी का रेशो आता। तो जैसा मैंने कहा था उल्टा एन बहुत लंबा टाइम नहीं चलेगा, कुछ ही सवाल कर पाएगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपको खुद से ही अटेम्प्ट करना है। चेक करो दोनों में कॉमन कौन है। भाई इसमें है सी 5, इसमें है सी 4, बराबर तो नहीं है, बराबर होना चाहिए, कोई बात नहीं। ऊपर वाले में 4 से, नीचे वाले में 5 से, अब तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 5 से 5 दिया 15, और 5 चौक 20, ये हो गया रेशो। अब एबीसी का रेशो निकाल लो। ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 15, और सी की वैल्यू तो 20 है ही अब तो, ये रेशो बन गया। तो कुछ कुछ जगह आपको रेशो जोड़ने की आवश्यकता भी पड़ेगी, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। ठीक है, इसके अलावा छोटी छोटी 2 3 बातें और हैं बस, और फिर हम करते हैं शुरुआत। और ऐसा नहीं है कि चैप्टर में समझने के लिए सिर्फ इतना ही है, धीमे धीमे चीजें समझेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर बीच में चीजें आएंगी, कंसेप्ट आएंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, और इस तरह से ही हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो यहाँ तक कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठा कर ली, अब इनको हम लोग यूज करते हैं। आ गया, तो हम टाइप नंबर 1 की शुरुआत करेंगे। ये है हमारा टाइप 1। टाइप 1 से शुरुआत होगी, और सारे सवाल चूंकि हम लोग करते हैं तो बारी बारी सारे ही प्रश्न हम लोग करेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने है। 3 क्लास है, उसमें बच्चों की संख्या जो है ना वो 4 6 9 के अनुपात में है, 4 6 9 9। अगर उन क्लास में, हर क्लास में प्रत्येक में 12 बच्चों को बढ़ा दिया जाए, मतलब क्लास जो पहली है इसमें हम 12 स्टूडेंट ऐड कर दें, दूसरी क्लास में भी 12 स्टूडेंट ऐड हो जाएं, और तीसरी क्लास में भी 12 स्टूडेंट ऐड हो जाएं, तो इनका रेशो कितना होगा, 7 9 12। तो रेशो होगा 7:9:12, ये रेशो हो जाएगा। तो पूछा यह है उन तीनों क्लासों में वृद्धि से पहले कुल बच्चे कितने थे। तो कई बार क्वेश्चन इसमें काफी आसान आते हैं, कई बार थोड़ा कैलकुलेशन हो सकती है। तो जैसे इसकी बात करें, काफी आसान क्वेश्चन है। कैसे, आप ये बताइए जो बच्चे आपने इसमें बढ़ाए हैं, जोड़े हैं, क्या उनकी संख्या बराबर बराबर है या अलग अलग है। ये तो बराबर है, 12 12 12। तो अगर इन बच्चों की संख्या बराबर है तो एक काम करिए, इसमें रेशो का डिफरेंस चेक करिए। जैसे ये है 4, ये है 7, कितने का डिफरेंस है, 3 यूनिट का। ये है 9 और ये है 6, कितने का डिफरेंस है, 3 का। ये है 9 और ये है 12, कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो 3 3 3, 3 3 का अंतर हुआ, और एक्चुअल में अंतर कितने का, 12 12 का है। इसका सीधा मतलब हो गया कि 3 यूनिट बराबर 12 बच्चे, 3 यूनिट बराबर 12 बच्चे।
तो 1 यूनिट बराबर 4 बच्चे। पूछा है वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो इन्हें जोड़ लेते हैं ना, टोटल कितनी यूनिट है? 9 और 6 15 4 19 यूनिट हो रहा है ये तो। 9 और 6 15 4 19, 19 यूनिट बराबर। तो 19 यूनिट बराबर क्या होगा? 19 चौक 76। तो वृद्धि से पहले क्लास में 76 बच्चे रहे होंगे, और ये आपका आंसर। और इसमें डिफरेंस बराबर आ गया, इसलिए आपने क्या किया, इसको डिफरेंस से कंपेयर कर दिया। तो आपका आंसर है 76। अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि डिफरेंस बराबर ना होता तो क्या करते? अगर मान लेते हैं इसमें बराबर डिफरेंस है, अगर बराबर ना होता तो कैसे करते? अगर डिफरेंस बराबर ना होता तो हम डिफरेंस बराबर कर लेते, क्योंकि संख्याएं तो बराबर ही जोड़ी हैं, तो डिफरेंस बराबर होना जरूरी है। अगर नहीं है तो उसका तरीका ये होता है, मान लो ना होता तो क्या करते पता है? इनमें कितने का अंतर है देखो, 4 से 6, 2 का और 3, 2 और 3 का अंतर है। इसमें कितने का है? 2 और 3 का ही अंतर है, मतलब 2 3 23 23 का अंतर है। तो ये अंतर इनका आपस में बराबर है ना, इसीलिए इनका आपस में डिफरेंस बराबर है। मान लो बराबर ना होता अगर डिफरेंस, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मैं लिख दूं कि भाई 3:2:5 और 3:4, मान लो ये एक रेशो है, ठीक है। इनमें डिफरेंस चेक करें बराबर है या नहीं। तो इनमें आप डिफरेंस देख रहे हैं बराबर नहीं हो रहा होगा, जैसे 2 और 3, 1 का अंतर, 2 और 3 1 का, इसमें एक बढ़ रहा है, इसमें एक कम हो रहा है, इसमें एक कम हो रहा है। तो इसमें 1 का अंतर है, लेकिन ये बढ़ के जा रहा है और वो कम होके जा रहा है। ओके, इससे बात नहीं बनेगी, मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 3:5, 3:5 का एक रेशो है, ठीक है। अब क्या किया हमने, 3:4, ये एक रेशो है। अब डिफरेंस देखें बराबर है या नहीं, तो यहाँ देखो बराबर नहीं हो रहा, 3 से 3 0 का अंतर, इसमें 1 का डिफरेंस नहीं बराबर है। अगर बराबर ना हो डिफरेंस, तो बराबर करने का एक तरीका ये है, इनके बीच का डिफरेंस चेक करो आप, देखो इनमें कितने का अंतर है? 2 का। इनमें कितने का अंतर है? 1 का। तो क्या करना, 1 से तो ऊपर गुणा कर लो, इनमें 2 का अंतर है इसलिए 2 से नीचे कर लो। ऐसा करने से डिफरेंस बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं, देखिए। तो नीचे 1 का अंतर है ना, तो 1 से ऊपर कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3:5 ही रहेगा। ऊपर 2 का अंतर, 2 से करोगे तो कितना होगा? 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब देखो डिफरेंस बराबर हो जाएगा, तो 3 का अंतर और 5 और 8 3, डिफरेंस बराबर हो गया। तो अगर किसी क्वेश्चन में डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले के डिफरेंस से ऊपर और ऊपर वाले के डिफरेंस से नीचे करेंगे, तो वो डिफरेंस बराबर हो जाएगा। तो उसकी चिंता नहीं है कि अगर डिफरेंस बराबर ना होता इस सवाल में तो हम कर लेते, ठीक है, डिफरेंस से मल्टीप्लाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न, दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। दो संख्या किस अनुपात में है? 3:5। अगर दोनों संख्याओं से 9 घटा दिया जाए तो अनुपात 12:23 हो जाता है, मतलब इसमें भी 9 घटाया जाए और इसमें भी 9 घटाया जाए तो अनुपात कितना होगा? 12:23 होगा। तो सवाल ये पूछा है कि वो संख्याएं क्या हैं। वैसे तो अगर ये ऑप्शन है तो आपका आंसर वैसे ही पता चल जाएगा, यही है, क्योंकि संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:5। अब 3:5 का अनुपात सिर्फ इसमें है, बाकी किसी में 3:5 का अनुपात ही नहीं है, क्योंकि ये कटनेंगे नहीं। इन्हें काट भी लोगे आप, 3 से कटेगा? ये भी नहीं कट रहा। इन्हें काटोगे, 3 से काटोगे तो भी ये 3:5 नहीं आएगा, यही 3:5 के अनुपात में है। 3:5, 3:5 का अनुपात सिर्फ इसी में है। तो आप ऐसे भी टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर दो ऑप्शन होते 3:5 में तो सॉल्व करना पड़ता। उसको तरीका देखते हैं, पहले देखो डिफरेंस बराबर है या नहीं। 3 से 12 9 का अंतर, 23 से 5 18 का अंतर, इसमें 9 का इसमें 18 का डिफरेंस बराबर नहीं है, जबकि होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 9 ही इसको कम किया है, 9 ही इसको कम किया है। और जब डिफरेंस बराबर नहीं होता तो डिफरेंस कैसे बराबर करते हैं? डिफरेंस को बराबर करने के लिए आपको ये काम करना है, इनके बीच का अंतर कितना है? 2। इनके बीच का अंतर कितना है? 11। 11 से ऊपर 2 से नीचे, 11 से ऊपर 2 से नीचे गुणा करिए। तो हम 2 से नीचे वाले में 11 से ऊपर वाले में गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए, 2 से ऊपर करोगे ना तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, इसमें 11 का अंतर, 11 से ऊपर 11 तिया 33, 11 पंजे 55, ऊपर 2 का 2 से इसमें 24 और 46। देखो अब डिफरेंस बराबर हो गया होगा, चेक करो देखो कितने का हुआ। तो डिफरेंस 33 से 24, 9 का अंतर,
55 से 46, 9 का अंतर, 9 9 कम हो रहा है ना, 33 24, 9 का अंतर, 55 46, 9 का अंतर। तो दोनों में कितनी कमी आई, 9 की। और एक्चुअल में कितनी कमी है, 9 की। मतलब 9 यूनिट बराबर 9, 1 बराबर 1, 33 बराबर 33, 55 बराबर 55। तो ये डायरेक्ट कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। फिर डिफरेंस इसमें कितने का, 9 का, 9 कमी हुई। इसमें भी कितने की, 9 की, और एक्चुअल में 9 की ही कमी हुई। तो 9 यूनिट बराबर 9, 1 बराबर 1, 33 बराबर 33, 55 बराबर 55। तो डिफरेंस बराबर ना होने की स्थिति में हम डिफरेंस को बराबर करके चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन आया आपका ये, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा है कि a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस ए, इनका जो रेशो है ना वो है 6:7:8। ये अनुपात हो गया a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। और ये एक और स्टेटमेंट है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 14। तो क्वेश्चन ये है सी की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा जा रहा है कि सी का मान क्या है। एक बात बताइए, अगर हम इन तीनों को जोड़ भी दें, इसको इसको इसको, 6 प्लस 7 प्लस 8, तो जोड़ दें यूनिट में तो आ जाएगा। लेकिन पता है, इधर देखो, ए इधर है, ए इधर है, इसमें ए 2 बार है, फिर इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें बी 2 बार है, इसमें सी है, इसमें सी है, ऊपर सी भी 2 बार है। यानी ऊपर ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। तो हर चीज 2 2 बार है, लेकिन इसमें हर चीज 1 1 बार है। तो डायरेक्ट कंपेयर अभी कर नहीं सकते आप, जब तक चीजें आपस में बराबर ना हो। तो एक काम करिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा 14 दूनी 28। अब तो ठीक है, इसमें भी 2a 2b 2c, इसमें भी 2a 2b 2c। अब तो इसे कंपेयर किया जा सकता है, अब तो बात बराबर हो गई ना। तो देखो, 6 और 7 13, 13 13 और 8 21 यूनिट, 21 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो 28 है। अगर तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी 28/21, यानी कि 4/3। अब आप ढूंढ किसे रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं सी को। हम किसे ढूंढ रहे हैं, सी को। अगर सी को ढूंढ रहे हैं तो इनमें ऐसा ढूंढो जिसमें सी ना हो। अगर सी को ढूंढ रहे हैं तो ऐसा स्टेटमेंट लेंगे जिसमें सी ना हो। अब सी किसमें नहीं है, तो हम देखेंगे इसमें सी नहीं है, ए प्लस बी, सी नहीं है ना। और ए प्लस बी की वैल्यू कितने यूनिट है, 6 यूनिट। तो हम 6 यूनिट की अगर वैल्यू निकाल दें, अगर, तो 4/3 गुणा 6, तो कुल मिला के 8 आ गया। इसका मतलब ए प्लस बी की वैल्यू तो हुई 8, ए प्लस बी की 8, और ए बी सी की 14। ए प्लस बी की 8, ए बी सी की 14। अगर ए बी सी की वैल्यू 14 है, ए प्लस बी की 8 है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, 14 में से 8 माइनस करेंगे ना, जो कि होगी 6। तो सी की जो वैल्यू है वो 6 है, क्योंकि इसमें ए बी सी इन तीनों की वैल्यू 14 है। ए प्लस बी की वैल्यू हमने ढूंढ ली, क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू 6 यूनिट है और 6 यूनिट की वैल्यू 8 है। तो ए प्लस बी 8 है और ए बी सी 14 है, 14 में से 8 घटाएंगे तो सी ही आपका बचने वाला है, और वही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें ये, एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे, जिसमें लड़के भी थे और लड़कियां भी थी। उनका अनुपात 4:3 है। तो ऐसा करिए, बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों बच्चे मिला के कितने हैं, 1554। और इनका रेशो भी दिया है, हाँ दिया है, लड़के और लड़कियों का अनुपात। अनुपात किसका, लड़कों और लड़कियों का, 4:3, 4:3। तो एक काम करिए, ये इन दोनों को जोड़ने से आता है और ये इन दोनों का रेशो हो गया 4:3। तो डायरेक्ट कंपेयर कर लो पहले इन्हें। कैसे करोगे, देखो, इन्हें डायरेक्ट कंपेयर कर लो, ऐसे कर लो, ये 4 ये 3, 4 और 3 7 यूनिट बराबर, 7 यूनिट बराबर 1554, 1554। तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, एक यूनिट की वैल्यू 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 222। अगर एक बराबर 222, तो लड़के कितने हैं, 4। 4 बराबर 222 का 4 से गुणा 888, तो लड़के हैं। 3 बराबर 666 लड़कियां हैं।
तो लड़के मिल गए, लड़कियां मिल गई, इतने इतने हैं। अब ये बोल रहा है कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उसमें प्रवेश लिया, 30 लड़कियां और आ गई। तो ये लड़के ये लड़कियां इधर साइड 30 बढ़ाओ, कितनी लड़कियां हो जाएंगी, 30 और आ जाएंगी। तो लड़कियां जो हुई वो हुई 696, इतनी हो गई। और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, और अनुपात जो हो गया ना वो 7-6 हो गया। यानी कि जो अब फाइनल रेशो होगा ना इनका, वो क्या होगा, 7:6। तो फाइनल रेशो 7-6 होगा, और बच्चे फाइनल, लड़कियां फाइनली इतनी होंगी। इसे कंपेयर कर दो, अगर 6 बराबर इतने यूनिट, तो कितने गुना है, 6 से काट के देखो, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 छिंग 116 गुना। तो लड़के कितने रहे होंगे, इन लड़कों का भी तो 116 गुना करना पड़ेगा। 7 से गुणा कर लो, 7 छिंग 42 का 2, हासिल में 4, 7 एकम 7 और 4 11 का, हासिल में 1, 7 एकम 7 और 812 है। यानी कि इतने लड़के बचे थे 888, बचे 812। कुछ लड़के कम हो गए, कितने कम हो गए देख लेते हैं लड़के। तो लड़के कितने कम हुए, लड़के कितने कम हुए, 888 थे, 812 बचे। तो क्या करना, 888 में से 812 घटा दो, यानी 76, 76 लड़के कम हो गए। लड़कों की संख्या में कमी आई, तो लड़के कितने कम हुए भाई, पहले 888 थे और अब 812 हो गए। 888 से 812, तो लड़के कम होते हैं 76। और यही आपसे पूछा है कि लड़कों की संख्या में कितने की कमी आई। ठीक है, अगला प्रश्न ये लीजिए। तीन संख्याएं 5, 7 और 12 इस अनुपात में है। इनमें से पहली और तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 ज्यादा है। पहली और तीसरी का योग दूसरी से 50 ज्यादा है। तो एक काम करते हैं, पहली तीसरी को जोड़ो, पहली तीसरी, तो पहली तीसरी जोड़ो, 12 और 5 कितना होगा ये, 17। तो पहली तीसरी का योग 17 है और दूसरी कितनी है, 7। तो बताओ 17 7 से कितना ज्यादा है, 17 7 से 10 ज्यादा है ना। तो 17 7 से पहली तीसरी का योग 17, और ये 17 इस बीच वाली संख्या दूसरी 7 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 10। यानी 10 यूनिट ज्यादा है। और राइटर बोल रहा है कि 50 ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि 10 यूनिट बराबर 50, 1 यूनिट बराबर 5। पूछा है तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, जोड़ लेते हैं। 12 और 7 19 और 5 24 यूनिट बराबर, 24 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 24 गुणा 5 यानी 120। तो तीनों संख्या का योग 120 होगा। तो ये पहली और तीसरी का जो योग 17 है, वो दूसरी संख्या से ज्यादा कितना है, 10 ज्यादा है। और राइटर बोल रहा है 50 ज्यादा है। तो 10 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 24 की होगी 120। ये भाई विद्यार्थी वाला सवाल जो भी किया था उसके जैसा हो गया। ठीक है, तो इसे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इधर लिखा हुआ है और थोड़ा सा इधर होगा। चलिए, 432 बच्चे हैं, उसमें लड़कों लड़कियों का अनुपात 5-4 है। पहले इन्हें फिल्टर कर दो। देखो लड़के प्लस लड़की, ये बच्चे हैं 432, और लड़के लड़कियों का अनुपात ये है 5:4। तो पहले इन्हें फिल्टर कर लेते हैं आपस में क्या रेशियो है। देखो 5 और 4 9, और 9 यूनिट बराबर है कितना, 432। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 9 से भाग लगाओ, 9 चौक 36, 9 8 72। 1 यूनिट की वैल्यू है 48 बच्चे। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 48 गुणा 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 चौक 20, 8 पंजे 40, 240 तो लड़के हो गए। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 50 चौका 200, 200 में 8 कम कर लो, 192। इतने लड़के इतनी लड़कियां। ठीक है, यहां तक हमने लिख दिया, कभी लड़के लड़की इतनी। अब ये बोल रहा है जब स्कूल में कुछ नए लड़कियां, नए नए लड़के लड़कियां, नए लड़के लड़कियां दाखिल होते हैं, तो लड़के 12 और बढ़ जाते हैं। तो लड़के तो 12 बढ़ जाते हैं, और संख्याओं का अनुपात 7:6 हो जाता है। तो ये बोला है लड़के 12 बढ़ गए, तो ये लड़के हैं, इसमें 12 बढ़ा दो, इसमें 12 बढ़ा दो, तो कितने हो जाने चाहिए, 252।
इतने होते हैं, और अनुपात क्या बोला है लड़के लड़कियों का, 7:6 हो जाता है। ठीक है, तो चेक करो कितने गुना है। 7 यूनिट बराबर अगर इतना है तो 1 बराबर 7 से काटो, 7 या 21, 7 6 36। तो 6 बराबर कितना होगा, 6 में 36 से गुणा कर लो, 36 गुणा 6 216। इतनी लड़कियां थी इतनी हो गई, इतनी लड़कियां थी इतनी हो गई। तो कुछ लड़कियां बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, तो आप 216 में से घटा दो 192, तो 24 लड़कियां नई शामिल हो गई। ठीक है, इसलिए हमारा जो आंसर देना है इसका, वो देना है 24। तो पूछा कितनी लड़कियों ने दाखिला लिया, 24 नई लड़कियों ने दाखिला लिया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, कितनी लड़कियां 216 हो गई 192 से, तो 24 लड़कियां यहाँ पर बढ़ जाने वाली हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। दो संख्याओं का अनुपात ना 1:5 है और गुणनफल 320 है, इन संख्याओं के बीच अंतर। देखो दो संख्याएं मान लो, ए बी मान लो, ए बी, ए बी का अनुपात तो हो गया 1:5, और ए इंटू बी, इनका गुणनफल हो गया 320। तो संख्याओं के बारे में कुछ जिक्र है, जो भी अंतर मंतर, तो एक बार ध्यान रखना कि जब हम तुलना करते हैं जोड़कर, तो उस समय आपको कोई एक्स लगाने की जरूरत होती नहीं है। जैसे जैसे हमने इस सवाल में कंपेयर किया था अभी, ये 5 और ये 4, और ये दोनों को जोड़ के आ रहा है, तो जोड़ के तुलना करनी है, 5 और 4, 9 बराबर 432, 1 बराबर 48 निकाल लिया आपने। ठीक है, ये ऐसे और पीछे सवाल में ऐसा किया, लेकिन इस सवाल की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये वाला, ये इनटू का है, मल्टीप्लीकेशन का, गुणा। और ये याद रखिएगा, गुणा वाले सवाल को कंपेयर करते हैं तो इसमें आप एक्स लगा लेना, गुणा में एक्स लगा लेना, क्योंकि जब गुणा करोगे ना, एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और गलती से आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू को एक्स समझने लग जाओगे। तो कभी भी इनटू वाला क्वेश्चन हो तो एक्स लगाना, प्लस में ना भी लगाओ चलेगा, माइनस में ना भी लगाओ चलेगा, लेकिन जब इनटू का गुणा का क्वेश्चन आएगा ना, तो जरूरी है कि वहां एक्स लगा दें, जिससे कि हमसे गलती ना होने पाए। ठीक है, अब इसे चेक कर लो। तो 5x और 1x, तो गुणा करेंगे, एक 1x गुणा 5x बराबर 320। तो 5 से काट देते हैं, यहां हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर 8। अब जब x बराबर 8 है, तो पहली संख्या तो x ही है, तो जो कि 8 हो गई। दूसरी संख्या 5x है, 8 पंजे 40, तो संख्या मिल गई, एक है 8 और एक है 40। पूछा है इन संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर क्या होगा, संख्याओं का अंतर नहीं, संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर। तो इनके वर्गों के बीच अंतर मतलब आपको निकालना होगा 40 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर करोगे 1600, 8 का करोगे 64, आंसर होगा 1536। यानी कि थर्ड वाला हमारा सी इसमें आंसर है 1536। उन संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो 1536 है, यही आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ गया, इसे देखिए। क्वेश्चन ये है, तीन संख्याओं का योग 540 है, दूसरी तीसरी का अनुपात 9:13, पहली तीसरी का 2:7, तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखो तीन संख्या है, ऐसा करो, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इन तीनों का योग है जो वो है 540। अब ये कहा है कि दूसरी और तीसरी का जो रेशो है ना, वो 9 और 13 है, दूसरी और तीसरी, मतलब दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनका रेशो हो गया 9:13। दूसरा पॉइंट, पहली और तीसरी का अनुपात हो गया 2:7, पहली और तीसरी का अनुपात हो गया 2:7। ठीक है, पूछा तीसरी संख्या क्या होगी। तो एक काम करिए, मैंने क्या कहा था, कोई कॉमन है कौन है इसमें, तीसरी, तीसरी कॉमन है ना। अब दोनों में तीसरी है तो इसको बराबर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, जबकि बराबर नहीं है, ये 13 ये 7, तो इसमें कर दो 7 से गुणा, इसमें कर दो 13 से गुणा, सही है। अब तो बराबर होगा, तो 9 7 63, 13 7 91, 13 दूनी 26,
और 93 अब कम से कम तीनों का रेशो आ जाएगा। हमें चाहिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी का रेशो। तो पहली संख्या ये आई, इसकी वैल्यू है 26, दूसरी संख्या ये आई, इसकी वैल्यू है 63, और तीसरी संख्या ये आई, इसकी वैल्यू हो गई 91। ठीक है, तो ये तीन संख्या है, तीनों का रेशो। अब ये इन तीनों का रेशो है और ये इन तीनों का सम है। एक तरफ अनुपात है, एक तरफ योग है, और हम करेंगे अनुपातिक योग बराबर वास्तविक योग, रेशनल सम इक्वल रियल सम। इसे जोड़िए तीनों को, तो 90 और 60, 150, 170, 180, 180 यूनिट बराबर 540, एक यूनिट बराबर 3, 18×54। पूछा तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या कितने यूनिट है, 91। तो सोचो 91 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 से गुणा कर लो 91 में, 91 गुणा 3, तो 9×3 = 27 और 3 एकम 3, यानी कि 273। तो तीसरी संख्या 273 है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। यहां तक बात समझे? चलिए अगला सवाल। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन 5:3 के अनुपात में थे। युद्ध के दौरान 800 टैंक और 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, और टैंक प्लेन का जो अनुपात था ना वो 2:1 हो गया। ठीक है, देखो 5:3 अनुपात था किसका, टैंक का प्लेन। ये है टैंक और ये है प्लेन। टैंक कितने खराब हो गए, 1000 तो टैंक कम हो गए, और प्लेन कितने हो गए, 800 प्लेन हो गए। अनुपात कितना हो गया, 2:1। पूछा है कि टैंक कितने बचे वगैरह वगैरह। एक बात समझो, अगर पता है क्या, ये दोनों तरफ 1000 टैंक और 1000 ही प्लेन नष्ट होते तो हम डिफरेंस को बराबर कर लेते, क्योंकि 1000 1000 जब यहाँ डिफरेंस रियल में बराबर है तो रेशो में बराबर होना चाहिए था, कर देते। अगर दोनों तरफ 800 800 होता तो डिफरेंस बराबर कर लेते, मान लो इधर भी 800 इधर भी 800, तो जब दोनों तरफ ही 800 800 है ना तो डिफरेंस बराबर कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि बराबर नहीं है, यहाँ 800 है और यहाँ 1000, ये दोनों अलग अलग राशियां हैं। तो अगर दोनों राशियां अलग अलग हैं तो डिफरेंस बराबर करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, और करना भी नहीं चाहिए। दोनों तरफ एक सा डिफरेंस हो तो बराबर कर लेना चाहता, लेकिन जब डिफरेंस एक सा नहीं है तो डिफरेंस बराबर करने का भी कोई बेनिफिट आपको खास इसमें मिलने वाला है भी नहीं। ठीक है, तो अच्छा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो डिफरेंस बराबर हो तो जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो आपने कर भी लिया, इसका अंतर कितने, एक का, दो का, तो दो से नीचे एक से ऊपर, अगर कर भी दिया गुणा आपने तो डिफरेंस तो बराबर हो जाएगा, लेकिन आपको करना नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये संख्या खुद बराबर नहीं हुआ है। ठीक है ना, अगर मैं कर दूं एक से ऊपर दो से नीचे मान लो, तो एक से करने का फर्क नहीं पड़ता। हाँ, दो से करोगे, दो दूनी चार और दो एक कम दो, देखो बराबर हो गया होगा। 5 से 4 एक का अंतर, 3 से 2 एक का अंतर, बराबर हो गया नहीं हो गया डिफरेंस, तो डिफरेंस तो बराबर हो जाएगा। उसे क्या पता बेचारे को कि वो संख्याएं जो टैंक और प्लेन की हो रही हैं वो अलग अलग हो रही हैं। अगर एक सी होती तो डिफरेंस बराबर करके कंपेयर कर लेते, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैं बोलूं कि एक बराबर 1000 तो यहाँ तो एक बराबर 800 होगा, तो दोनों अलग अलग नंबर है ना, तो फायदा नहीं है डिफरेंस बराबर करने का। तो आप डिफरेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो डिफरेंस बराबर हो तो जाएगा, लेकिन वो डिफरेंस बराबर आपको नहीं करना है, क्योंकि उसका कोई यहाँ फायदा नहीं मिलेगा। तो या तो एक तरीका ये है, इसको बेसिक कर लो आप, एक तरीका ये है कि आप बेसिक कर लो। तो पहले बेसिक वाली बात समझ लो। देखो टैंक कितने थे, 5x, कितने खराब हो गए, 1000, कितने बचे, 5x - 1000। प्लेन कितने थे, 3x, कितने खराब हो गए, 800, कितने बचे प्लेन, 2 अनुपात इतने, और इनका अनुपात हुआ 2:1, इनका रेशो क्या हो गया, 2:1। भाई 3x थे, 800 कम हो गए तो 3x - 800, और जो बचे हुए हैं वो 2:1 में बचे हैं, इसलिए हम 2:1 को बराबर रखेंगे। तो या तो आप ऐसे काम कर लो, एक तरीका ये हो सकता है, लेकिन इसमें स्टेप तो बढ़ेंगे, टाइम भी लगेगा, एक से इधर दो से इधर, तो ये हो गया 5x - 1000
बराबर इसमें 2 से करो, 3 दूनी 6x माइनस 8 दूनी 1600। अब हल कर दो, 6 में से 5 गया तो x, 16 में गया 600, x बराबर 600, x बराबर 600। मतलब कि 6 पंजे 30, भाई 600 6 पंजे 30, 3000 टैंक थे और 6 दिया 18, 1800 प्लेन थे। ठीक है, 6 से 6 पंजे 30, 6 दिया 18, टैंक 3000 थे, प्लेन 1800 थे। पूछ कहाँ ये गया है, पूछा गया है युद्ध के बाद टैंक कितने बचे, युद्ध के बाद तो थे कितने आप पे 3000, कितने खराब हो गए 1000, तो बचे कितने 2000। तो इस तरह से आप 2000 को टिक तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये कैलकुलेटिव तो हो गया, लेकिन बेसिक है, एक बार तो समझना बनता ही है कि हम एक बार इसे समझें। अब मैं इसमें बात करता हूं एक और तरीके की। तो इस तरह के जो सवाल आएंगे उन सवालों को हम कर सकते हैं एक और तरीके से, वो मैं समझा दूं क्या। तो एक तो आपने देख ही लिया, ये बेसिक ही है। दूसरा ऐसा करो, यहां लिखो टैंक और यहां प्लेन। ठीक है, तो यहां लिखो टोटल कुल कितने थे, कुल जो थे ना वो 5-3 में थे। बचे कितने अनुपात में, बचे 2:1 में। क्यों बचे, क्योंकि खराब हो गए। कितने खराब हो गए, 1000 ये खराब हो गए और 800 ये खराब। मतलब ये टोटल थे, ये बचे हुए हैं, ये खराब है, इसमें से इसे घटाऊंगा तो ये आ जाएगा। मतलब फाइनल रिजल्ट तो यही है ना, माइनस करने से। भाई ये टोटल थे, ये बचे, अब टोटल में बचे घटाओगे तो 1000 ही आएगा। तो इनको इस ऑर्डर में लिख लीजिए आप। देखिए और भी सवाल ऐसे आएंगे, हम इनको इस ऑर्डर में लिखेंगे तो बात बन जाएगी। अब ये बताओ, इसमें से इसे घटाने पर ही तो ये आएगा। भाई टोटल में से बचे हुए हटाएंगे तभी तो पता चले कितने खराब है। टोटल थे, बचे उतने बचे वाले घटा दो तो खराब वाले नहीं आ जाएंगे। तो मतलब माइनस का रिलेशन बन रहा है, कभी कभी प्लस का बनता है, फिलहाल माइनस का है। तो माइनस का रिलेशन है, पैटर्न समझ जाएंगे। अब इनका गुणा करो, 8 दूनी 1600, 1000 एकम 1000, 8 दूनी 16, 1000 एकम 1000, कितने का डिफरेंस है 600 का। ठीक है, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटाओ, कितने का डिफरेंस है, 1 बराबर 600। जब 1 बराबर 600 तो 5 बराबर 6 30, 3000 टैंक थे और 6 दिया 1800 प्लेन थे। अब 3000 में 1000 खराब हो गए, कितने बचे 2000 बचे, ऐसे बात बन सकती है। तो ये थोड़ा स्पीड पकड़ लेंगे, इससे कम भी जगह लगेगी, तो ये भी एक तरीका लगा सकते हैं, ये भी काम करेगा। और कब माइनस करना है कब प्लस करना है, ये क्वेश्चन के फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। जैसे खराब हो रहे हैं, खराब होना मतलब चीजों को हटाना, खराब होना मतलब हटाना, मतलब माइनस, इसलिए डिफरेंस कर दिया। अभी बढ़ाना होता तो प्लस करके करते, वो हम आगे भी सवाल देखेंगे। तो बेसिक करना होगा या तो फिर आप ऐसे करिए तो ज्यादा बेहतर है, इनमें से कोई एक तरीका आप पकड़ लीजिए। ठीक है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, उन तीनों का गुणनफल दिया है। तो आप जानते हैं अनुपात दिया हो गुणनफल दिया हो क्या करते हैं, अनुपात कितना है 3:6:8। तो और इनका गुणनफल कितना है, गुणनफल है इतना, तो गुणनफल में एक्स लगाते हैं, बताया था ना, 3x 6x 8x। तो आप ऐसा करो, 3x गुणा 6x गुणा 8x, और इसकी वैल्यू होगी 9216। सही है, इसे हल करते हैं तो इसे काट लो, 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 45, 8 दूनी 16, 6 से काटो, 6 एकम 6, 6 नाम 54, 6 दूनी 12, फिर 3 से काट दो, 3 छः 18, 3 चौक 12, 64। तो यहाँ पे हो गया x की पावर 3, x की पावर 3 बराबर 64 और x बराबर 4। भाई 64 क्या है, 4 की पावर 3 होती है। पूछा तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, जोड़ो तीनों संख्याओं को, कितना होगा और देखो, 6 8 और 6 14 और 3 17x होगा। भाई तीनों का योग कितना होगा 17x, और x बराबर 4 है, तो 17x की वैल्यू क्या होगी 17 चौक 68। ठीक है, x बराबर 4, तो 17x की वैल्यू 17 गुणा 4, 17 चौक 68। तो वो तीनों संख्या जिनकी बात चल रही है उन तीनों का योग 68 होने वाला है, यही आपसे पूछा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से गुणनफल का ही है क्या, योग का है, ये तीनों संख्याओं के योग से संबंधित है। ठीक है, देखिए 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, उन तीनों का योग इतना है। तो ऐसा मानो
कि भाई ए अनुपात, तीनों का अनुपात दिया है ना, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:5। पूछा है इनका योग दिया है तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 275। तो सवाल पूछा है तीनों में सबसे बड़ी संख्या है ना वो कितनी है, तो वो सब बाद में, सबसे पहले तीनों का योग और ये तीनों का अनुपात। तो 5 और 3 8, 8 5 और 8 और 10, 10 यूनिट बराबर 275, 1 यूनिट बराबर 27.5। ठीक है, हमें कितने यूनिट चाहिए, सबसे बड़ी कितनी है 5 यूनिट बराबर, 5 बराबर 5 से गुणा, 5 में 25, 5 हासिल में 2, इसका आधा कर देंगे 100, तो 137.5। ठीक है, 2 75 क्या है 37, 37 दूनी 74, 75, तो आंसर होगा ए सी। ठीक है, या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि 10 यूनिट की वैल्यू 275 है, 10 यूनिट कितनी है 275, और हमें चाहिए सबसे बड़ी संख्या 5 यूनिट, तो 10 यूनिट की 275 है, 5 की इसका आधा कर दो ना भाई, ये 10 यूनिट इतने के बराबर है और 5 यूनिट हमें चाहिए, मतलब 10 से 5 आधा, तो 275 का आधा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 15। तो ऐसे बात, 2 5 2 पंजे 10, तो ऐसे भी बात बन सकती है कि आप इस तरह से काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 5 की चाहिए, मतलब आधी करनी है, तो आधी कर दो, ये भी ठीक है। चलिए अगला सवाल। तीन संख्या का योग इतना है जिसमें से पहली संख्या दूसरी का अनुपात 5:2 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:3 है। इसमें उल्टा इन लग जाएगा। देखो तीनों का योग दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर है 162। पहली और दूसरी का अनुपात वो तो है 5:7, दूसरी और तीसरी का अनुपात वो है 5:3। इसमें चाहो तो उल्टा एन लगा दो, क्यों, क्योंकि बी पे खत्म है और बी पे शुरू है, इसमें चल जाएगा उल्टा एन, एबीसी का रेशो आ जाएगा यहां से। ठीक है, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 7 तिया 21, ये बन गया रेशो आपका। इसे कंपेयर कर दो डायरेक्ट, तो देखो कितना 35 और 60 80 81, तीनों जोड़ के कितना 81, 81 यूनिट बराबर 162, 1 यूनिट बराबर 2, 1 बराबर 2। पूछा दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या तो कौन है बी, 35 यूनिट है ना, तो 35 यूनिट बराबर 35 दूनी 70, तो दूसरी संख्या होगी 70। ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर कौन हो गया 70, दूसरी संख्या कौन है 70 है। ठीक, देखिए अब ये आ गया समानुपात। तो सवाल ये है, ये चार संख्याएं हैं, प्रत्येक में से क्या जोड़ें जिससे सारी संख्या कैसी हो जाए, समानुपाती हो जाए। ठीक है, तो समानुपाती हो जाए, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में समानुपात का मतलब समझाया था, मैंने कहा था अनुपात क्या होता है ये और समानुपात होता है ये। अब इसको लिखने के मैंने तरीके बताए थे, कई सारे तरीके हैं, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो या बट्टे में लिख दो या ऐसे लिख दो, सब एक ही बात है, लिखने का कोई भी तरीका हम यूज करेंगे। तो समानुपात का मतलब इनसे मतलब होगा। ठीक है, अब इनसे अगर मतलब है तो ये बोला है कि इसमें चारों में कुछ जोड़े के समानुपात हो जाए। ठीक, कुछ लोग ये है कि भाई ऑप्शन भी ट्राई कर लेते हैं, जोड़ जोड़ के देख लें, लेकिन ज्यादा बड़ी संख्या होंगी तो जोड़ के देखने में भी टाइम ही कंज्यूम हो जाता है, पहले जोड़ना फिर उन्हें काटना फिर वेरीफाई करना, तो वो भी कोई छोटा नहीं पड़ता, वो भी काफी कैलकुलेटिव हो जाता है। तो आप ऐसा करें, उसे डायरेक्ट ही करें, जैसे क्या जोड़े, मान लो एक्स जोड़े, तो ये हो गया 103 प्लस एक्स, अगली संख्या 135, 135 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 110 प्लस एक्स डिवाइड में 144 प्लस एक्स। तो ये बोला चारों में क्या जोड़े के समानुपात, मान लो चारों में एक्स जोड़े और ये समानुपात हो जाने वाले हैं। ठीक है, अब आपको चाहिए एक्स की वैल्यू। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर इसी हालत में हमने कैंची गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कैलकुलेशन में ये दिक्कत देगा, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसमें
कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज करेंगे। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, योगा अंतर अनुपात, वो समझे क्या होता है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो एक रूल है, गणित में चलता है। जैसे मान लो हमने लिखा a अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी। अब इन दोनों में से कोई भी एक्टिविटी आप करेंगे दोनों साइड जोड़ने या घटाने की, उससे रेशो चेंज नहीं होगा। जैसे जैसे हम ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दें जैसा है, जैसा ऊपर वाला है वैसा रहने दें, तो कई सारे हो सकते हैं। ये तो मेन फॉर्मूला है। अब इसके बहुत सारे प्रयास। मान लो नंबर एक, ऊपर वाला ऐसे ही रहने दो जैसा है, इनका ऊपर में से नीचे वाला घटा के लिख दो, मान लो a माइनस बी। तो ऐसा इधर किया तो ऐसा इधर भी करना, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो, ऊपर से नीचे वाले घटा के यानी c माइनस डी लिख दो, और ऐसा इधर करेंगे ऐसा इधर भी होगा। ये दोनों बातें आपस में बराबर हैं, ठीक है। यह हो सकता है हम दोनों साइड, जैसे ऊपर में से नीचे वाला घटा के a माइनस बी, ऊपर में नीचे वाला जोड़ के a प्लस बी, ऐसा इधर किया ऐसा इधर भी कर लेना, ऊपर में नीचे वाला घटा के c माइनस डी, ऊपर में नीचे वाला जोड़ के ये। अब ये आपस में अब भी बराबर है। और ऐसी एक्टिविटी आप करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जो चीज इधर करो वो चीज उधर भी करो। तो इसको कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। जैसे हमने जोड़ा भी है घटाया भी है, दोनों काम किए ना, तो इसे कहेंगे योगा अंतानुपात। इसमें अंतर ही किया है, डिविडेंडो है। कभी जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो कंपोनेंडो। तो ऐसा कुछ प्रयास कर सकते हैं। तो देखो इसमें देखो छोटा कौन है, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला 135 बड़ा है, 110 छोटा है, 144 बड़ा है। तो ऐसा करो, ऊपर वाले को तो ऐसा ही रहने दो जैसा वो है, ऊपर वाले को ऐसा ही रहने दो जैसा है, 103 छोटे को छोड़ दो। अब इसमें नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा के लिखते हैं, तो x से x कटा, 135 से 103 गया, तो यहां बचेगा कितना, 32। ऊपर ऐसा ही रहने दो जैसा है, नीचे से ऊपर वाले घटाओगे तो 44 से 110 जाएगा, तो यहां बचेगा 34। x से x तो कट ही गया। तो देखो x जहां दो जगह था उसकी जगह एक ही जगह बचा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 2 से 16 बार, 2 से 17 बार, कैंची गुणा कर दो 17 से, 17 एकम 17 51, 1751 प्लस के 17x बराबर 16 से गुणा 176, 0 प्लस के 16x, 17 में 16 गए x बचा, 60 से 51 गए 9 बचा, x बराबर 9। तो क्या जोड़ें, 9 जोड़ेंगे चारों में और बात बन जाएगी। तो ये आप कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल लगा सकते हैं। समझाने के लिए मैंने स्टेप बना दिए, वरना हम लोग सीधे इस स्टेप पे भी पहुंच सकते थे डायरेक्टली, ठीक है। आगे सवाल होगा उस पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन तो होते हैं यहाँ पर 13, ठीक है। और ये हमारा शुरू हो चुका है चैप्टर। तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस कोर्स को परचेज करने के लिए, पूरी वीडियो लेने के लिए, यानी जितने सवाल 11,500 क्वेश्चन बुक के अंदर हैं, पूरे 11,500 के 11,500 क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन सहित मिलने वाले हैं। उसके लिए आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या मैंने बताया कि आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या एप्लीकेशन डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन में जाकर के। तो आपको ये सारे कोर्स आपको पूरा मिलेगा, और सारी वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरे 1 साल तक आपके पास रहने वाली हैं। इसके अलावा सिर्फ 11,500 नहीं है, इसमें और प्लस में बहुत सारे हमने कोर्स ऐड किए हुए हैं, यानी कि बेसिक कोर्स ऐड किया है। अगर आपका गणित बहुत ही ज्यादा कमजोर है तो हमने बेसिक कोर्स ऐड किया है कि वहां से आप बेसिक कोर्स भी इसका कर सकते हैं। इसके अलावा इससे पुरानी जो बुक थी 11,500 से पुरानी 10,500, उसके सॉल्यूशन भी हमने रिकॉर्डेड वहां डाले हुए हैं। मतलब कंप्लीट कोर्स है मात्र 999 रुपए में। बिना देरी किए हुए परचेज करें और अपने मैथ को बेहतर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।